इंडिया के सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स कौन से बिजनेस से बने? ना आईटी, ना स्टॉक मार्केट और ना ही क्रिप्टो। 90% से ज्यादा लोग वेल्दी बने रियल एस्टेट से। एंड आप भी बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के अपना रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करूं, पैसा नहीं है तो कैसे शुरू करूं, कोई रास्ता पता होता तो अच्छा होता, नहीं तो कई साल खराब हो जाएंगे। ये एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाए कि एग्जैक्टली करना क्या है, अदरवाइज फिर सालों इंडस्ट्री में भटकते रहो। हाय, मैं हूं विराज, founder of Viven Media, 1% Realtors Club and Viven Pro. And I've been on every side of the real estate industry. From marketing real estate to building real estate to selling real estate and to training real estate teams. I've seen it all. पिछले कुछ सालों में हमने 6.5 लाख से ज्यादा लीड जनरेट किए हैं, 1000+ प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया है, 50+ टीम्स को ट्रेन किया है एंड क्यूमुलेटिवली हमने और हमारे क्लाइंट्स ने मिलकर 5,500 करोड़ से ज्यादा की इन्वेंट्री बेची है। एंड आज मैं आपको एक बहुत क्लियर प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगा एंड अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो विद इन 6 to 12 मंथ्स आप अपने एरिया के एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट प्रोफेशनल बन जाओगे। लेकिन एक बात, अगर आप 10-20 मिनट की वीडियो भी बिना फोकस ब्रेक करे नहीं देख पाते ना, तो शायद बिजनेस आपके लिए है ही नहीं। एंड अगर आपको स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क्स पसंद आते हैं तो आपको ये चैनल बहुत पसंद आने वाला है। अब हम इसको 5 स्टेप में सीखेंगे सो दैट आप उसको साथ साथ इंप्लीमेंट भी कर सको। तो नोट्स लेते हुए चलना। तो स्टेप 1, बिल्डिंग द 1% माइंडसेट। स्टेप 2, becoming a trusted real estate expert. Step 3, getting clients consistently. Step 4, building sales funnels and strategies. And step 5, building scalable business systems. So let's start with this step 1, building the 1% mindset. तो सबसे पहले ना ये समझना जरूरी है कि अभी हमारी करंट कंडीशन क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ डिफरेंस बिटवीन समवन हु इज इन द टॉप 1% एंड समवन हु इज नॉट। तो हमको डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जो कि अभी 50,000 पर मंथ पे है, 0 पर मंथ पे है, 1 लाख पर मंथ पे है, वर्सेस समवन जो कि 20 लाख पर मंथ पे, 50 लाख पर मंथ पे, जो उनके थॉट्स और बिलीव्स हैं वो बहुत डिफरेंस होगा, जो उनके एक्शन लेने का तरीका है उसमें बहुत डिफरेंस होगा। तो अभी हम वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम अभी कहाँ पे है, क्या हम ऑलरेडी सही कर रहे हैं, क्या हम ऑलरेडी गलत कर रहे हैं। एंड ये चीजें हमको लगता है कि हम बहुत कुछ सही कर रहे हैं, बट कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम अपने दिमाग को, अपने माइंड को कई बार ऐसी चीजें बता रहे होते हैं जो कि हमको सेल्फ हार्म कर रही होती है। अब आपके मन में ना कुछ भी नेगेटिव बिलीफ या कुछ भी लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है। क्लाइंट मुझसे क्यों खरीदेगा, पता नहीं इंडस्ट्री में पैसा है भी या नहीं, मार्केट डाउन हो गया तो पता नहीं मैं बेच भी पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस लिख लो, 10, 20, 50 जितने आए लिखो। उसके बाद आपके पैसे को लेके क्या लिमिटिंग बिलीफ्स है कि अरे पैसा तो चोरी चकारी से, गलत काम से ही आता है, 2 नंबर का आता है पैसा, तो 1 नंबर का पैसा इतना थोड़ी होता है। या फिर कुछ भी हो सकता है कि जब तक मैं पूरी मेहनत नहीं करूंगा तब तक पैसा आएगा ही नहीं, जब तक मैं दिन रात नहीं करूंगा तब तक पैसा आएगा ही नहीं। पैसा आता है अगर आप सिस्टम्स बनाते हो, SOPs बनाते हो, आप स्टैंडर्डाइज कर देते हो चीज़ों को, तो पैसा उतना काम करे बिना भी आता है। बहुत लोग हैं जो कि 20% काम करते हैं, 80% उनकी इनकम का और चीज़ों की वजह से गेन होता है। सो द अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड द हार्ड वर्क एंड टाइम दैट यू आर पुटिंग इन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द मनी दैट यू आर मेकिंग। तो ये मैं आपको ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट मैंने इसलिए समझाया क्योंकि हम अपने माइंड के अंदर ना बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स बना के रखते हैं, जिसकी वजह से वो इतने स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स हमारे दिमाग में सेट हो जाते हैं कि हम एक्शन उस तरीके से नहीं ले पाते। एंड अगर अब हमको वो व्यक्ति बनना है हु मेक्स 10 लाख पर मंथ, 50 लाख पर मंथ, 1 करोड़ पर मंथ, देन वी नीड टू एक्ट लाइक द पर्सन जो ऑलरेडी वहां पे है। हमें उसके माइंडसेट को समझ के वो व्यक्ति कैसे एक्ट करता होगा, क्या उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा, क्या उसका थॉट प्रोसेस होगा, क्या उसका माइंडसेट रहता होगा, क्या उसका शेड्यूल रहता होगा, हमें ये सोच के उसके हिसाब से आज एक्ट करना पड़ेगा। आज खेल कूद के कल को एकदम से मॉन्क नहीं बन जाते। आपको कल को मॉन्क बनना है तो आज से वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल कल जाके बनोगे। कल फिट बनना है तो आज से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आज डाइट करनी पड़ेगी। कल को आपको डॉक्टर बनना है तो आज नीट की प्रिपरेशन उसी मेहनत और उसी शिद्दत के साथ करनी पड़ेगी जिसके जो आपको कल डॉक्टर बनने के बाद आपको करनी पड़ेगी। तो यू नीड टू एक्ट लाइक द पर्सन that you want to be। तो सबसे पहले अपना प्रेजेंट कंडीशन लिखो, अपना फ्यूचर कंडीशन लिखो। दिस इज व्हाट आई वांट टू बी एंड दिस इज वेयर आई एम। अब इसके बीच में क्या माइंडसेट डिफरेंस है, आज से एक्ट करना शुरू करो। क्या स्केड्यूल में डिफरेंस है, आज से एक्ट करना शुरू करो। क्या सबकॉन्शियस बिलीफ में डिफरेंस है, उस पर भी आज से एक्ट करना स्टार्ट करो। सो अपने लिए ना एक सिंपल रूल बना लो कि मैं सिर्फ पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखूंगा, सिर्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स और सिचुएशन सबके साथ होती है, बट फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस प्रॉब्लम में, उस सिचुएशन में ब्लेम करते रह जाते हैं, उनकी सिचुएशन और वर्स हो जाती है। कुछ लोग इस खराब सिचुएशन में भी अच्छा ही देख लेते हैं। वही वाली जो पुरानी कहावत, हाफ एम्प्टी हाफ फुल। किसी को एक ग्लास में आधा भरा हुआ पानी दिख सकता है, अरे मेरे हाथ में एक ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, मेरे पास आधा ग्लास पानी है पीने के लिए, और किसी को दिख सकता है अरे यार सिर्फ आधा ग्लास पानी तो है, मेरी प्यास ही नहीं बुझेगी। पर्सपेक्टिव एंड माइंडसेट डिफरेंस। एंड अब आ जाते हैं स्टेप 2 पर, विच इज बिकमिंग अ ट्रस्टेड मार्केट एक्सपर्ट। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोग लाइफ में 1 या 2 बार खरीदते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बीइंग दैट ट्रस्टेड एक्सपर्ट कि जब कोई आपसे बात करे तो आप उसको 3-4 ऐसे इनसाइट्स दे पाओ जो उसको ये सोचने पे मजबूर कर दे कि यार क्या बंदा, यार क्या आदमी है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। एंड जब आप उसको वो इनसाइट दोगे ना,
तब वो आपको एज अ कंसल्टेंट देखेगा, तब आपकी जो अथॉरिटी है वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। तो अभी तक आप उसे चेज कर रहे थे, उसकी अथॉरिटी यहाँ पे थी कि मैं तो क्लाइंट हूँ, बट जैसे ही आपने उसको 2-4 ऐसे इंसाइट दिए तो आप एक्सपर्ट अथॉरिटी पे पहुंच गए। नाउ ही इज लुकिंग अप टू यू। अब वो आपसे गाइडेंस मांग रहे हैं, आप मुझे बताओ मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आप मुझे बताओ कि ये वाला अपार्टमेंट की डायरेक्शन और सब चीज़ें बेटर हैं या ये वाले अपार्टमेंट के लिए बेटर है, इसकी कॉन्फिगरेशन सही है या उसकी कॉन्फिगरेशन सही है, इसके बिल्डर की लीगैलिटीज क्लियर है, उसकी लीगैलिटीज क्लियर है। आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा एंड आपको अपने मार्केट की पूरी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, पुराने ट्रेंड से लेकर आने की फ्यूचर प्रोजेक्शंस तक सब कुछ। एंड ज्यादातर जो न्यू रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही वो रियल एस्टेट में एंटर करते हैं थोड़ा बहुत देखते हैं, उसके बाद 2-4 प्रोजेक्ट जो आसपास दिखते हैं उन पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि रियल एस्टेट में मैं हमेशा कहता हूँ 2 साइड्स होती है, एक उसका रियल एस्टेट और एक उसका बिजनेस। अगर आपको मार्केट की रियल एस्टेट की नॉलेज भी हो गई और आपको प्रॉपर्टी रिकमेंड करनी आ भी गई कि किसको क्या बताना है, क्या नहीं अच्छा, क्या खराब, यहाँ पे डालो, अभी मत डालो, तब डालना, कुछ भी, बट अगर आपको उसके बिजनेस साइड को समझना नहीं आया, कौन सा बिल्डर सही है, कौन सा बिल्डर नहीं सही है, किस बिल्डर की प्रोजेक्ट की लीगैलिटीज क्लियर है कि मुझे अपने क्लाइंट के साथ आगे इस प्रोजेक्ट पे हेवीली काम करना चाहिए, किस प्रोजेक्ट को मैं मार्केटिंग करूं, किस प्रोजेक्ट की मैं मार्केटिंग करूं, किस प्रोजेक्ट में मुझे ज्यादा बेटर स्लैब मिलेगा, किस प्रोजेक्ट को बेचना आसान होगा, कौन सा प्रोडक्ट सही में अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट ओवररेटेड है, कौन सा प्रोडक्ट अंडररेटेड है। तो आपको ना यहाँ पे दोनों ही चीजों की प्रॉपर नॉलेज चाहिए, एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट वाली साइड और दूसरा रियल एस्टेट की बिजनेस वाली साइड। बिकॉज रियल एस्टेट की कंसल्टेंट वाली साइड आपको एक एजेंट बना देती है, बट रियल एस्टेट बिजनेसमैन अगर आपको बनना है तो आपको उसकी बिजनेस साइड को भी प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। एंड अगर आपको ये इन डेप्थ देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो ट्रेनिंग का लिंक मिलेगा, दैट इज कंप्लीटली फ्री फॉर यू, आप उसे जाके देख सकते हो। एंड स्टेप 3 आ जाता है गेटिंग क्लाइंट्स कंसिस्टेंटली, कि मेरा माइंडसेट भी 1% कैटेगरी वाला मैंने बना लिया, अलाइन कर लिया, मुझे मार्केट भी समझ आ गया, मेरे पास इन्वेंटरी भी आ गई, बट अब मैं बेचूं किसे, क्लाइंट्स कहाँ से लाऊं? क्योंकि शुरुआत में मेरे पास चलो फैमिली है, रेफरल्स है, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, मैं चलो ठीक है वहां से 1-2 सेल निकाल लूं, उसके बाद क्या? फिर वो लोग ट्राई करना शुरू करते हैं कुछ भी रैंडमली, कभी कोल्ड कॉलिंग कर लेंगे, कभी वो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कभी वो न्यूज़पेपर में एड छापेंगे, कभी वो रेडियो पे चलाएंगे, कभी वो फ्लेक्स छापेंगे, कभी वो बैनर लगाएंगे, बस इस होप में कि कहीं से मेरी कोई एक आध सेल हो जाए। एंड यहाँ पे आके मेजॉरिटी रियल एस्टेट बिजनेसेस डाई आउट कर जाते हैं, क्योंकि वो समय के साथ अपनी अप्रोच को नहीं चेंज कर रहे, वो वही चीजें फॉलो कर रहे हैं जो आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले होती थी। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सब चीजें वर्क नहीं करती हैं, ये सब चीजें तो है ही, इनसे अलग 25 चीजें और हैं और सब वर्क करती है। इट्स जस्ट दैट कि आपको उन्हें वर्क कराना आना चाहिए। एंड एट दिस स्टेज लोगों को नहीं पता होता कि उस चीज को वर्क कराना कैसे है, वो चीज को करने का सही तरीका क्या है। एंड उससे पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रोजेक्ट में किस तरीके की मार्केटिंग मेरे लिए बेटर वर्क करेगी, कौन सी मार्केटिंग में मुझे बेटर ROI आएगा। बिकॉज इवेंचुअली तो इट्स बिजनेस ना, कि आपने 20,000 डाले, आपको लाख रुपए आए, आपको पता है मेरा 5 टाइम्स का ROI है, उसके बाद तो इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन, कि मैं कितना ज्यादा रिफाइन कर सकता हूँ और इसको कितना स्केल पे कर सकता हूँ। तो इस स्टेप के अंदर आपका ध्यान होना चाहिए इस चीज के ऊपर, कि ऐसा ना हो कि मेरे पास इस महीने तो मैंने कैसे कैसे करके 200 लीड जनरेट कर ली और अगले महीने 40, कि अगर आप उसको प्रॉपर बिजनेस की तरह कर रहे हो तो प्रॉपर सिस्टम्स बनाओ जिसमें आप प्रेडिक्टेबिलिटी ला सको, कि कैसे मैं इस महीने 100 लीड जनरेट करूंगा, कैसे मैं अगले महीने भी 100 कर पाऊंगा, उससे नेक्स्ट महीने भी 100 कर पाऊंगा, एंड मेरी पाइपलाइन बनती रहेगी। एंड जो मार्केटिंग का तरीका होता है ना, जो लीड जनरेशन के लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना है, वो मार्केट के हिसाब से वेरी करेगा, आपके टारगेट कंज्यूमर के हिसाब से वेरी करेगा, आपके प्रोजेक्ट, आपके बिल्डर, आपका जो कैटेगरी है, सबके हिसाब से बहुत ज्यादा वेरी करेगा। इनफैक्ट सेम प्रोजेक्ट के अंदर भी अगर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, प्लॉटिंग भी है, आपको उनके लिए भी अलग अलग तरीके से मार्केटिंग करनी पड़ सकती है। एंड जब अपने पास लीड्स आ गई हैं, अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, उन लीड्स को नर्चर करके साइट विजिट तक लेके आना, सो दैट इवेंचुअली वी कैन टेक इट टू अ क्लोजर। मतलब जो ये प्रोसेस है, इनिशियल कॉल से इंटरेस्ट स्टेज का, इंटरेस्ट से साइट विजिट का, साइट विजिट से फिर एंड में ऑफर एंड क्लोजर का, ये प्रोसेस कैसे करना है, इस पे अब पूरा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोगों के साथ फर्स्ट कॉल तो हो जाती है, बट सेकंड कॉल तक हम उनको नहीं ले जा पाते, क्योंकि हम कुछ तो ऐसा बोल देते हैं जो उनके मन में ऑब्जेक्शंस रेज कर देता है, जिसकी वजह से या तो वो हमारा सेकंड टाइम में फोन नहीं उठाएंगे, या फिर वो हमको इग्नोर करेंगे, या विजिट मीटिंग पे नहीं आएंगे, या आगे पोस्टपोन करते रहेंगे। तो ये कम्युनिकेशन, ये जो कॉलिंग का प्रोसेस है, ये जो सेल्स की पाइपलाइन को आगे ले जाने का प्रोसेस है, दिस इज अ प्योर प्रोसेस बेस्ड एक्टिविटी। एंड इसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजीज आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, प्रॉपर स्क्रिप्ट बनानी पड़ेंगी, प्रॉपर फॉलोअप टेम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे, कि क्या मेरा फर्स्ट टच पॉइंट मैसेज होगा, क्या मेरा सेकंड टच पॉइंट मैसेज होगा, एंड मैं कैसे उस प्रोस्पेक्ट को इतना इंटरेस्टेड रखूंगा कि फर्स्ट कॉल पे जितना इंटरेस्टेड मैं हूं उनके साथ, उतने ही इंटरेस्टेड वो भी हूं मेरे साथ सेकंड कॉल के लिए, थर्ड कॉल के लिए भी, कि अगर मैं उनको कॉल कर रहा हूं तो उनका फोन, अरे फिर इसका कॉल की जगह उनका होना चाहिए, अच्छा भाई साहब का कॉल आ रहा है, ओके, अच्छा भाई का कॉल आ रहा है, ओके। वो पर्सपेक्टिव चेंज होता है, आपको करना आना चाहिए। सो इस स्टेज में यू विल हाईली फोकस ऑन सेल्स, प्रॉस्पेक्टिंग, कॉलिंग, कम्युनिकेशन, फॉलो अप पार्ट। बिकॉज अगर मैं 100 लीड 2 सेम लोगों को भी दे दूँ ना, तो भी दोनों का रिजल्ट डिफरेंट होगा।
वाई? बिकॉज डिफरेंस बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आ जाता है जिनको लोग सोचते भी नहीं है कि कौन इनिशियल कॉल पे बेटर क्वालिफिकेशन कर रहा था, कौन उसके बाद उनको बेटर राइट फिट ऑफ प्रॉपर्टी दिखा पाया, एंड ऑल्सो ऑन द कॉल किसकी टोनैलिटी बेटर थी, किसका पिच बेटर था, किसका हुक बेटर था। क्योंकि होता क्या है, यूजुअली लोग क्या ट्रैक करते हैं रियल एस्टेट के अंदर? लीड्स, साइट विजिट्स, मीटिंग। एंड हम क्या ट्राई करते हैं? सबसे पहले डायल्स, कितने आपने डायल करे, उन डायल में से कितना आपका पिकअप रहा, उन पिकअप में से कितने आपके कॉन्वर्जेशंस हुए। कॉन्वर्जेशन से मेरा मतलब 30 सेकंड प्लस कॉन्वर्जेशन। अब उसमें से कितने लोग इंटरेस्टेड निकले, उस इंटरेस्टेड में से कितने लोग ने कमिट किया कि ठीक है वो मीटिंग के लिए या साइट विजिट के लिए आएंगे, कितने लोगों ने कमिट करने के बाद वो एक्चुअली में साइट विजिट पे आए, एंड साइट विजिट पे आने के बाद कितने लोग ऑफर दिया या इंटरेस्ट दिखाया प्रॉपर्टी के अंदर, एंड जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया उसमें से कितने लोगों ने बाद में ऑफर दिया, एंड जिन्होंने ऑफर दिया उसमें से बाद में कितने क्लोज हुए। तो जब आप इस डेप्थ के साथ हर एक चीज को ट्रैक करते हो, प्रॉपर KPI शीट मेंटेन करके रखते हो, तो आपका जो ये फोर्थ स्टेप होता है ना, ये वाला बिल्डिंग सेल्स फनल्स एंड स्ट्रैटेजीज वाला, ये तब जाके रिफाइन होता है। तो आपको हर एक चीज को ट्रैक करने की जरूरत है, बिकॉज व्हाट गेट्स ट्रैक्ड गेट्स इंप्रूव्ड। जो आपने ट्रैक ही नहीं किया उसमें आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। हो सकता है आप अपने डायल से बहुत कम कर रहे थे, उसके बाद हो सकता है कि आपका डायल से पिकअप रेट बहुत कम हो सकता है कि आपका पिकअप के बाद पिकअप टू कॉन्वर्सेशन रेट बहुत कम हो। अगर वो कम है तो आप समझ जाओगे कि ठीक है मेरे हुक में प्रॉब्लम है, जिस तरीके से मैं कॉल को इनिशिएट कर रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम है, मैं कहीं ना कहीं सेल्स रेजिस्टेंस बिल्ड कर रहा हूँ। सेल्स रेजिस्टेंस क्या चीज होती है कि जैसे हमने कॉल किया तो दूसरे के मन में आ गया यार ये तो मुझे कुछ बेचने के लिए कॉल कर रहा है, एंड दूसरा आदमी डिफेंसिव हो जाता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अगर हम बार बार वही सब चीजें करें, सर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है बहुत अच्छी, सर मेरे पास गुड़गांव में एक बहुत अच्छा अपार्टमेंट आया, सर मेरे पास एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आई है 50 लाख से, सर मेरे पास प्लॉट है, सर ये, सर क्या आप अभी एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अगर हम ये सब चीजें कर रहे हैं ना तो ऑब्वियसली सेल्स रेजिस्टेंस बिल्ड हो गई। तो कोई कॉलिंग का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो फॉलो करनी होती है जिससे दूसरे व्यक्ति के मन में सेल्स रेजिस्टेंस ना बिल्ड हो, एंड ऑल्सो इसका ऑपोजिट होना चाहिए कि वो आपको एक अथॉरिटी की तरह देखे, उसके मन में जो इमेज बने दैट इज कि आप उसे हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस सो दैट आप उनको क्वालिफाई कर लो इफ दे आर द राइट फिट फॉर योर काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो आप उनको देना चाहते हो, एंड ऑल्सो वो भी आपके साथ उतने ही एंगेज हो। तो ये जो हमारी फोर्थ स्टेज है ना, इसके अंदर अपने सेल्स स्किल सेट पे बहुत हेवीली काम करो, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ना यहाँ पे आके बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाते हैं। वो स्टार्ट कर लेते हैं, वो इनिशियल 1-2 डील निकाल लेते हैं, बट इसको प्रॉफिटेबली अगर आपको स्केल करना है तो ये जो सेल्स स्किल सेट है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आपको मार्केटिंग के कोर्सेज लेने पड़े, ट्रेनिंग लेनी पड़े, कोई वर्कशॉप अटेंड करनी पड़े, चाहे सेल्स का लेना पड़े, कुछ भी लो बट उसको एडवांस लेवल पे लेके जाओ, बुक्स भी पढ़ो, जो कर सकते हो सब कुछ करो सो दैट यू कैन एक्चुअली टेक इट टू दैट लेवल। बिकॉज आप एक बात सोचो, अगर आपके पास 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल एंड आपने वो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दिया एंड 1 साल बाद आपको उस पर 10-12% का रिटर्न आया, तो आपको आगे 10,000 रुपए आपके बढ़ गए, तो आपके हो गए 1 लाख से 1,10,000, 10% का रिटर्न। वही 1 लाख रुपए मान लो आपने 50,000 रुपए कहीं पे मार्केटिंग में लगाए सीखने में, 50,000 रुपए आपने कहीं सेल्स में लगाए सीखने में, उससे आपको 2 बहुत फंडामेंटल जो चीजें होती हैं बिजनेस की, मार्केटिंग एंड सेल्स, क्लाइंट एक्विजिशन, वो बहुत स्ट्रांग हो गया आपका। एंड रियल एस्टेट के अंदर अगर आप 50 लाख की प्रॉपर्टी बेच रहे हो, 2-3% कमीशन है, 1.5 लाख रुपए आप एक सेल से करो, तो आप 18 लाख रुपए कर पा रहे हो विद जस्ट दोज 1 लाख रुपीज जो आपने इन्वेस्ट किए थे अपनी लर्निंग पे। एंड पता है 18 लाख रुपए 1 लाख का कितना परसेंट रिटर्न होता है? 1800%। कहाँ 10% और कहाँ 1800%। तो किसी निफ्टी 50 की जगह अभी इनिशियली अपने आप में मी 50 में इन्वेस्ट करो, जिससे खुद को आप अपस्किल कर सको, बिकॉज द मोर वैल्यूएबल यू आर इन टर्म्स ऑफ द माइंडसेट एंड द स्किल सेट दैट यू हैव, द मोर मनी यू विल मेक। तो इस स्टेज के अंदर आपको अपनी हर चीज को बहुत रिफाइन करना है, प्रॉपर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फ्रेमवर्क्स बनाने हैं, प्रॉपर फॉलो अप फ्रेमवर्क्स बनाने हैं, प्रॉपर इनिशियल कॉल फ्रेमवर्क्स बनाने हैं, सेल्स फ्रेमवर्क्स बनाने हैं कि ये मेरा प्रोसेस है। एंड आपको हर चीज के पीछे का ना वाई पता होना चाहिए कि मैं ये चीज कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। एंड ऑब्जेक्शंस आर नथिंग बट द लिमिटिंग बिलीव्स जो उनके मन में है, तो आप ट्रिगर करते हो या ऑलरेडी ट्रिगर हो चुके होते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। तो नाउ इट इज योर रोल कि आप उनको हेल्प करो, उनके पैटर्न्स ब्रेक करके वो सही एक्शन लेने में, वो सही डिसीजन लेने में। आपका रोल है उनको गाइड करना टुवर्ड्स दिस राइट इन्वेस्टमेंट। बिकॉज ये काम कैसा है, ये थोड़ा वैसा शादी.com टाइप काम है कि जैसे शादी.com पे वो 2 प्रेमी जोड़ों को मिला रहे हैं, एक वर को एक वधू से मिला रहे हैं, आपका काम है एक सही प्रॉपर्टी को सही बायर से मिलाना। एंड जितनी ज़्यादा आप रोल प्ले कर सकते हो, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उतनी ज़्यादा उस कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि हर चीज़ को करने का तरीका होता है। अगर मैं सेम स्क्रिप्ट भी अपने सब टीम मेंबर्स को दे देता हूँ ना, उसके बाद भी सबका रिजल्ट, सबका आउटपुट डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि सबका करने का तरीका अलग होता है। तो जो आप सेल्स स्क्रिप्ट कर रहे हो, जो उसको रिकॉर्ड करो, उसको प्रैक्टिस करो कि जब मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ तो वो कैसी साउंड कर रही है, क्या वो स्केप्टिसिज्म ट्रिगर करेगी किसी के माइंड में, या फिर वो जेन्युइन इंटेंट दिखा रही है किसी के माइंड में। वो आप खुद को रिकॉर्ड करो और देखो कि मैं कैसा लग रहा हूँ। आप खुद को बहुत अच्छे से जज कर पाओगे। साथ में अगर आप यहीं पे मेंटरशिप ले रहे हो या किसी आप कोर्स के अंदर एनरोल्ड हो, तो वहाँ पे जो और स्टूडेंट्स हैं उस सेम प्रोग्राम के अंदर, उनके साथ रोल प्लेस करो। अगर ऑलरेडी उनके अंदर रोल प्लेस होते हैं, ग्रुप कॉल्स होती हैं, कोचिंग कॉल्स होती हैं, तो उनके साथ प्रैक्टिस करो। वहाँ पे जो आपको एक इंसाइट मिलेगा ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। बिकॉज आपको स्टेप बाय स्टेप रिफाइन कराया जाएगा कि ओके आप ना यहाँ पे गलत जा रहे हो, आपको इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करना, सो दैट जो आपका स्किल सेट है आप उसको बेटर कर पाओ। बिकॉज अगर वो बेटर हो गया तो इवेंचुअली जो बिजनेस का आउटपुट है वो तो बेटर हो ही जाएगा। बिकॉज दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन। फिटनेस के लिए डाइट करनी पड़ती है, वर्कआउट करना पड़ता है, फिट बॉडी। बिजनेस स्किलिंग के लिए स्किल सेट बढ़ाना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। बिग बिजनेस
सेम। एंड अब हम मान लेते हैं आपका माइंडसेट टॉप 1% वाला हो गया, आपकी लीड की पाइपलाइन बनी हुई है, आप सेल्स भी धड़ाधड़ क्लोज कर पा रहे हो, बट अब बिजनेस को कैसे स्केल किया जाएगा। सो अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट और 5th स्टेज पे, दैट इज बिल्डिंग स्केलेबल बिजनेस सिस्टम। क्योंकि जब आपका बैगेज सब तो सेट हो गया ना, अब बिजनेस को स्केल करने का समय है। उसके लिए हमको प्रॉपर एसओपीज चाहिए, प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए बिजनेस के अंदर, प्रॉपर सिस्टम्स चाहिए कि भले ही हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, सिस्टम्स अपना काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली जो चीजें होनी है वो प्रोसेसेस कैरी आउट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कुछ चीजों का। एक, हायरिंग, किसको हायर करना है, कब हायर करना है, किस सैलरी पे हायर करना है, क्यों हायर करना है, किस टास्क के लिए हायर करना है, किस तरीके से हायर करना है, आपको यहाँ पे ये फिगर आउट करना पड़ेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको थोड़ा पैसा कमाना है तो पुराने जो हमने स्टेप करे ना उससे चल जाएगा, बट अगर आप उसको सही में एक बिजनेस की तरह रन करना है तो आपको ये वाले फंडामेंटल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जब आपका हायरिंग सॉर्ट हो गया, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप, आपको लीड करना आना चाहिए। एंड एक लीडर का काम मैं मानता हूँ ये नहीं होता कि मैं लीड करूंगा और सब मुझे सुनेंगे। लीडर का काम होता है अपने टीम को इस स्टेज पे लेके जाना कि वो कल को लीड करके और लीडर्स प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि जब आपकी नीचे वाली टीम इतनी केपेबल आप बना दोगे कि वो लीड कर पाए, एंड वो अपने से इतने केपेबल है कि वो अपने से नीचे की टीम को केपेबल बना सकते हैं टुवर्ड्स लीडिंग, तो आप चैन की टीम्स हो सकते हो। आपको ना तो माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा पूरी टीम को, इसको कॉल, इसको मैसेज, इसको ये, इसको वो, एंड आप बिजनेस को सस्टेनेबली स्केल कर पाओगे विद प्रॉपर पीस ऑफ माइंड, प्रॉपर बिजनेस, प्रॉपर सिस्टम। तो जब आपका टीम स्ट्रक्चर एंड हायरार्की, लीडरशिप वो भी सॉर्ट हो गया, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट बिजनेस सिस्टम्स। अब बिजनेस सिस्टम्स में आ जाता है पूरा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द बिजनेस, ऑटोमेशन सेट करना, प्रॉपर फनल्स बिल्ड करना, सो दैट ऑटोमेटिकली आपको पता हो कि बिजनेस के अंदर कितनी पाइपलाइन है और कितनी पाइपलाइन आने वाली है, एंड आप प्रेडिक्ट कर पाओ, बिजनेस के अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाए। मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे अगले महीने में कितना रेवेन्यू होने वाला है, उससे अगले महीने कितना हम लोग करने वाले हैं, इस महीने कितना करने वाले हैं, इनफैक्ट कितनी लीड्स हम लोग जनरेट करेंगे, उसमें से कितना हमारा एस्टिमेटेड विजिट्स होगा, आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली जो आपके लिए नंबर्स होंगे वो डिफरेंट दिखेंगे। चलो एक ना बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। समझो एक रियल्टर है संता और एक रियल्टर है बंता। संता एक टियर 1 सिटी में रहता है, बंता एक टियर 2 या टियर 3 सिटी में रहता है। जो संता टियर 1 सिटी के अंदर काम कर रहा है, उसके यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की प्राइजेस हैं वो लगभग 1-1.5 करोड़ से स्टार्ट होकर लगभग 10-12 करोड़ तक जाते हैं। वहीं पे अगर हम बंता की बात करें तो वहाँ पे जो एवरेज प्राइसेस हैं वो लगभग 50 लाख से स्टार्ट होकर 2-2.5 करोड़ तक जाते हैं, 3 करोड़ तक मान लेते हैं। अब उसमें स्लैब्स में भी डिफरेंस आ जाता है। तो यूजुअली जो स्लैब होता है वो 2-3% से लेकर 15-20% तक चला जाता है। वराज इन टियर 2, टियर 3 सिटी बिल्डर्स उतना स्लैब नहीं देते हैं यूजुअली, एंड वो स्लैब 2-3% से लेकर 5% के आसपास रहता है। अब लेट्स से दोनों को ना 1 करोड़ रुपए कमाने, तो अब संता को 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए अगर 1.5 करोड़ का एक अपार्टमेंट वो बेचता है तो उसका बनता है 7.5 लाख रुपए। वहीं पे अगर ये चीज बंता को करनी है तो एक अपार्टमेंट जब वो 50 लाख का बेचता है तो वो कमाता है लेट्स से 3%, 1.5 लाख रुपए। तो उसका पर डील साइज हो रहा है 7.5 लाख एंड उसका हो रहा है 1.5 लाख। तो बंदा को ऑलमोस्ट साल में 70 से 80 डील्स करनी पड़ेंगी टू हिट दैट 1 करोड़ मार्क। वहीं पे संता को साल में सिर्फ 13 से 14 डील्स करनी पड़ेंगी टू हिट दैट 1 करोड़ मार्क। तो ये एक जनरल आइडिया है। बाकी ये सब चीजें ना बहुत इन डेप्थ, बहुत पर्सनलाइज, बहुत लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगी बेस्ड ऑन मार्केट के समय की कंडीशन क्या है, प्रोजेक्ट कौन सा है, बिल्डर की रेपुटेशन कैसी है, टारगेट कस्टमर कौन है, एंड बहुत सारी चीजों के ऊपर डिसाइड होगा कि इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। अब अगर मैं इस सब को ना एक एक करके बताऊंगा, और मैं डेफिनेटली बताऊंगा, बट अगर मैं इसे बनाने चलूंगा ना तो मुझे 100 घंटे का कंटेंट बनाना पड़ेगा आपको ये सब पूरा बताने के लिए। तो मैं आपको ना तरीका बता देता हूँ कि सीखना कैसे। सीखने के ना किसी भी चीज़ को सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं, चाहे रियल एस्टेट हो, बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग हो, कोई स्किल हो, कुछ भी हो। अगर आपके पास खुद में इन्वेस्ट करने के लिए, खुद के स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, खुद के बिजनेस को ग्रो करने के लिए, खुद की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए थोड़े बहुत पैसे हैं, तो आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो ऑलरेडी उसमें एक्सपर्ट हो, चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, लीडरशिप हो, बिजनेस स्केलिंग हो, कुछ भी। एंड जहां जो मिले सब सीखते जाओ, एग्जीक्यूट करते जाओ। मेंटोरशिप मिले तो बेस्ट है, नहीं तो कोर्सेज लो, ट्रेनिंग्स लो। एंड पर्पस क्या है कि ये सब हमको आना चाहिए। एंड ग्रोथ हमेशा होती रहनी चाहिए। मैं आज भी मास्टरमाइंड कम्युनिटीज का पार्ट हूँ, रेगुलरली वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स अटेंड करता रहता हूँ, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। एंड अभी भी रेगुलरली ढूंढता रहता हूँ कि किस लेवल पर क्या इंप्रूव किया जा सकता है, क्योंकि इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। क्योंकि इफ देयर आर बिगर प्लेयर्स इन द मार्केट देन देयर इज समथिंग दैट यू कैन लर्न, समथिंग दैट यू कैन इंप्रूव। एंड अगर मान लेते हैं आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है एंड कंडीशन ऐसी है कि कहीं 20-50 हज़ार रुपये अगर कुछ सीखने के लिए लगाने पड़ गए तो किसी से मांगने पड़ जाएंगे, तो बेटर होगा कि या तो आप इनिशियली कुछ फ्रीलांसिंग करो, पार्ट टाइम जॉब करो, कुछ भी करो, वो पैसे इकट्ठे करो एंड उसके बाद आप सीखना। क्योंकि जो आपकी 3 साल की जो जर्नी है ना, 3-4 साल की, वो शॉर्ट हो जाएगी 3 महीने के लिए, एंड वो सब आपका 3 महीने में कवर हो जाएगा। एंड इन केस वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर सीधा एक ऑप्शन बचता है कि सीधा मार्केट में घुस जाओ, सब चीजें ऑन ग्राउंड मार्केट में जाकर सीखने शुरू करो, देखने शुरू करो, ऑब्जर्व करने शुरू करो, एक एक स्टेप, एक एक चीज जो मैंने आपको समझाई है उसको खुद से सीखना स्टार्ट करो। उसमें ना ये चीज हो सकती है कि आप बहुत बार गलतियां भी करोगे, बहुत बार हो सकता है आपका टाइम भी खराब हो जाए, बट एक चीज ना हमको समझनी पड़ेगी, किसी ना किसी तरीके से तो हमको पे करना पड़ता है लाइफ में।
या तो वी कैन पे विद टाइम और वी कैन पे विद मनी। बिकॉज इवेंचुअली आप क्या करते हो, बिजनेस स्केल करते हुए यू हैव द मनी एंड यू बाय टाइम। जब आप कोई चीज़ अपनी आउटसोर्स कर देते हो बिजनेस के अंदर टू समवन, जब आप किसी को हायर करते हो, अपना टीम का पार्ट बनाते हो, तो यू बाय टाइम बाय पेइंग मनी। एंड इनिशियली बिकॉज यू डोंट हैव मनी, सो यू विल बाय मनी बाय पेइंग टाइम। एंड अपॉर्चुनिटीज ना अब आपके सामने है। या तो आप किसी को ब्लेम कर सकते हो, अपनी कंडीशन का ब्लेम भी किसी और के ऊपर डाल सकते हो, जो कुछ आपको बता रहा है उसको 2 गाली बक सकते हो, इधर उधर 4 बात नेगेटिव बोल सकते हो, ऐसे सर्कल में बैठ सकते हो जो कि आपको पुश करने की जगह उल्टा पुल कर रहा है, वैसे ही एक्ट करते रह सकते हो जैसे आप अब तक करते आए हो। एंड उस सब से ना आपको कुछ फायदा नहीं होगा। यू विल बी इन द सेम कंडीशन जहाँ पे आप अभी हो, एंड आप वहीं पे रह जाओगे। क्योंकि जो बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग इंप्रूव कर रहे हैं, अपना माइंडसेट, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं, वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं फिर भी, एंड वो आगे बढ़ते ही रहेंगे। पर अगर आपको भी कुछ करना है तो आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना ही पड़ेगा। आपको अपने माइंड को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना पड़ेगा, उन चीज़ों पे बिलीव करके एक्शन लेना पड़ेगा, खुद के ऊपर फेथ रखना पड़ेगा। एंड अगर आप ये लंबे समय तक कर लोगे ना, देयर इज नो वे दैट यू कैन नॉट मेक क्रोर्स इन दिस बिजनेस। आई हैव सीन लाइफ्स गेटिंग चेंज विद दिस बिजनेस विद इन 1 to 2 years। मेरी भी बदली है, एंड हो सकता है अगली कहानी आपकी। एंड इफ यू वांट टू बिल्ड योर रियल एस्टेट बिजनेस इन द फास्टेस्ट एंड द राइट वे पॉसिबल, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक 30-35 मिनट की वीडियो ट्रेनिंग है, कंप्लीटली फ्री फॉर यू, आप उसको जाके देख सकते हो। एंड मुझे लगता है ना, कई बार दूसरों की जर्नी से, दूसरों की गलतियों से भी आप बहुत अच्छे सीख सकते हो, तो आप ये वाली वीडियो देख लो, मैं आपको वहीं मिलूंगा। और हाँ, हमारी कंटेंट टीम ना बहुत मोटिवेट होती है जब वो देखती है कि लोग खुश हैं, लोगों को वैल्यू मिल पा रही है, तो सब्सक्राइब करते जा रहा।